कहानी की शुरुआत में हम फ्रांस की विक्टोरियस गलियों को देखते हैं, जहां सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन तभी इस सन्नाटे को चीरते हुए कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स भागते हुए दिखाई देते हैं। उनके पीछे है जर्मनी की ताकतवर आर्मी, यानी हिटलर की आर्मी, जो इन सब सोल्जर्स को मारने की कोशिश कर रहे थे, जबकि सोल्जर उनसे डर कर भाग रहे थे, क्योंकि ये सोल्जर्स बहुत कम थे और हिटलर की आर्मी तादाद में इनसे कई ज्यादा थी। इसलिए ये बहुत देर तक खुद को बचा नहीं पाते और आखिर में हिटलर की आर्मी उन्हें पकड़ लेती है, जो एक एक करके सभी सोल्जर्स को मौत के घाट उतार देती है। तभी हमें टॉमी नाम का एक सोल्जर दिखता है, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है और बिना देर किए वो सीधा डंक बीच की तरफ दौड़ लगाता है, जहां पहले ही मुख्तलिफ मुल्कों के लाखों सिपाही इकट्ठे मौजूद थे और ये सब मिलकर हिटलर की फौज का सामना कर रहे थे। मगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर की आर्मी बाकी तमाम कंट्रीज पर भारी पड़ रही थी और फ्रांस के ज्यादा हिस्सों पर कब्जा कर चुकी थी, जिस वजह से सारे सोल्जर्स का ठिकाना ये डंक बीच बन गया था, जहां वो अपने मुल्कों से मदद पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हिटलर की आर्मी कभी भी उन पर दोबारा हमला कर सकती थी। इस वजह से सब सोल्जर्स बस जल्दी से जल्दी अपने घर लौटना चाहते थे। इन्हीं में वो टॉमी भी था, जो मुश्किल से हिटलर की आर्मी से बचकर यहाँ तक पहुंच पाया था। तभी उसकी नजर गिब्सन नाम के एक सोल्जर पर पड़ती है, जो अपने साथी को जमीन में दफन कर रहा होता है। ये देखकर टॉमी उसके पास आता है और उसकी हेल्प करने लगता है। साथ ही वो थोड़ा पानी मांगता है, जिसके जवाब में गिब्सन उसे अपनी बोतल दे देता है। दोनों के चेहरों पर गम और गहरी खामोशी दिख रही थी, लेकिन उनके दिलों में ये उम्मीद भी जिंदा थी कि शायद वो जल्दी अपने घर वापस लौट जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर टॉमी भी जहाज पर चढ़ने के लिए लंबी सी लाइन में लग जाता है, जो कई किलोमीटर लंबी थी, क्योंकि बीच पर सिर्फ कुछ नहीं बल्कि 3 लाख से ज्यादा सोल्जर्स मौजूद थे, जो घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। मगर तभी हिटलर के फाइटर जेट्स आसमान से टूट कर आते हैं और इन सोल्जर्स की उम्मीदों को कुचल देते हैं। वो ऊपर से बॉम्ब्स गिराना शुरू कर देते हैं, जिसमें हजारों सोल्जर्स मौके पर ही मर जाते हैं और कई बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। इस अटैक के बाद पूरी बीच अफरा तफरी और चीखों से भर जाती है। इसी बीच टॉमी और गिब्सन मौका देखकर ये फैसला करते हैं कि एक जख्मी सोल्जर को उठाकर शिप तक ले जाया जाए, जो असल में एक हॉस्पिटल शिप होता है। असल बात ये थी कि वो दोनों उस जख्मी सोल्जर के बहाने खुद भी जहाज पर चढ़कर घर जाना चाहते थे। इसी इरादे से वो लंबी लाइन बाईपास करके मुश्किल से शिप के पास तक पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑफिसर उन्हें देखते ही तुरंत नीचे उतरवा देता है। पर गिब्सन और टॉमी हार मानने वाले नहीं थे। वो चालाकी से उस पुल के नीचे छुप जाते हैं, जिसे मोल कहा जाता था, ताकि जब अगला शिप आए तो ये दोनों सबसे पहले उस पर चढ़कर निकल सकें। अभी ये दोनों ये सब सोच ही रहे होते हैं कि अचानक हिटलर की आर्मी फिर से आसमान से बमबारी शुरू कर देती है। इस हमले से पूरी बीच पर भगदड़ मच जाती है और कई सोल्जर्स जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। उधर जो हॉस्पिटल शिप घायल सोल्जर्स को इंग्लैंड ले जा रहा होता है, वो भी मोल से थोड़ा ही आगे गया होता है कि हिटलर की एयरफोर्स उस पर भी हमला कर देती है। बॉम्ब लगने के बाद शिप धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगता है और ये सोल्जर्स जान बचाने के लिए पानी में कूदना शुरू कर देते हैं। गिब्सन और टॉमी ये मंजर देख ही रहे होते हैं कि उनकी नजर एलेक्स नाम के एक सोल्जर पर पड़ती है, जो पानी में डूब रहा था। ये दोनों एलेक्स को पानी से बाहर खींचते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। इसी के साथ तीनों के दरमियान दोस्ती हो जाती है। फिर एलेक्स, टॉमी और गिब्सन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर एक छोटी बोट से गुजरते हुए एक ब्रिटिश शिप तक पहुंच जाते हैं, जो किनारे पर खड़ा होता है। यहाँ पहले ही बहुत भीड़ लगी होती है और धीरे धीरे सब सोल्जर्स उस पर चढ़ने लगते हैं, जिसमें ये तीनों भी शामिल हो जाते हैं। शिप के अंदर पहुंचने पर टॉमी और एलेक्स खाना लेने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, जबकि गिब्सन बाहर ही रुक जाता है। शिप के अंदर ज्यादातर सोल्जर्स खुशी में मगन होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब वो घर वापस जा रहे हैं। लेकिन उनकी खुशी बस कुछ ही पल की मेहमान थी, क्योंकि पानी के नीचे से फायर टॉर्पीडोज के जरिए सीधा उनके शिप पे अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से शिप में एक बड़ा धमाका होता है। पानी तेज रफ्तार से अंदर भरना शुरू होता है और जहाज डूबने के किनारे पर आ जाता है। सब सोल्जर्स जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन गेट बंद होने की वजह से अंदर ही फंस जाते हैं। लेकिन तभी गिब्सन वहां मुश्किल से गेट खोलकर टॉमी और एलेक्स को बाहर निकाल लेता है। तीनों सिपाही पानी में तैरते हुए किनारे तक पहुंचते हैं और मुश्किल से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मगर पिछली रात के उस हादसे ने एलेक्स, गिब्सन और टॉमी को अंदर से हिला कर रख दिया था। अब उन्हें लगने लगा था कि चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, इस जहन्नुम जैसे बीच से निकलना नामुमकिन है। उधर इंग्लैंड में हम प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, जो अवाम से गुजारिश कर रहे होते हैं कि वो अपनी अपनी छोटी बोट्स गवर्नमेंट के हवाले कर दे, ताकि डनकर्क बीच कर फंसे हुए सोल्जर्स को सुरक्षित तरीके से इंग्लैंड वापस लाया जा सके। असल में डनकर्क बीच का किनारा बहुत कम गहरा था, इसीलिए बड़ी शिप्स वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी और गवर्नमेंट को छोटी बोट्स की सख्त जरूरत थी। प्राइम मिनिस्टर की अपील सुनकर शहर के कई लोग अपनी बोट सरकार को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन डॉसन नाम का एक आदमी ऐसा नहीं करता। बोट हवाले करने के बजाय वो खुद ही अपने बेटे पीटर और उनके साथी जॉर्ज के साथ फ्रांस की तरफ रवाना हो जाता है, ताकि डनकर्क बीच पहुंचकर वहां फंसे सोल्जर्स की मदद कर सके। इसी जज्बे के साथ डॉसन अपना सफर शुरू करता है और जैसे ही वो इंग्लिश चैनल को पार करता है, उसकी नजर समुद्र के बीच एक टूट चुके शिप पर पड़ती है, जिसके ऊपर एक सोल्जर उदासी में अकेला बैठा होता है। डॉसन फौरन अपनी बोट उसके पास ले जाता है और उसे संभाल कर बोट में बिठा लेता है। उसके बाद वो सोल्जर से उसका नाम पूछता है, मगर वो खामोश रहता है। उसकी हालत देखकर डॉसन को अंदाजा हो जाता है कि वो किसी गहरे सदमे से गुजर रहा है। फिर हमें पता चलता है कि जिस शिप से ये सोल्जर इंग्लैंड जा रहा था, उस पे जर्मनी की फौज ने हमला कर दिया था। अटैक के बाद शिप डूब गया और उसमें मौजूद लगभग सभी सोल्जर्स मारे गए।
बस ये एक किसी तरह बच निकला। लेकिन अब ये इतना डरा हुआ था कि जब उसे मालूम होता है कि डॉसन इस डनकर्क बीच पर सोल्जर्स को बचाने जा रहा है तो उसका खौफ उभर कर सामने आ जाता है। वो घबराकर डॉसन को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ जाने वाले जिंदा वापस नहीं आते। साथ ही वो बोट को इंग्लैंड की तरफ मुड़ने की जिद भी करता है। लेकिन डॉसन अब पक्का फैसला कर चुका था कि वो हर हाल में डंक बीच तक पहुंचेगा, इसलिए वो सोल्जर की बात सुनने से साफ इनकार कर देता है। ये देखकर सोल्जर गुस्से से भर जाता है और डॉसन पर झपटकर बोट को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, पर जॉर्ज बीच में आकर उसके साथ हाथापाई करने लगता है। इसी झगड़े के दौरान अचानक उसके सर पर एक बड़ी चोट लग जाती है। पीटर तुरंत उसे संभालकर सर पर पट्टी बांधता है और नीचे लिटा देता है, लेकिन जॉर्ज की आंखों के सामने सब अंधेरा हो चुका था। चोट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, वो अब कुछ देख नहीं सकता था। फिर भी जॉर्ज को इस बात का कोई गम नहीं होता। वो पीटर से मुस्कुराते हुए कहता है कि वो हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी तस्वीर अखबार में आए और उसके टीचर्स और दोस्तों को पता चले कि वो कितना हिम्मत वाला था। उधर सोल्जर अब चुपचाप एक कोने में बैठा होता है, जबकि डॉसन फिर से बोट को उस डंक बीच की तरफ मोड़ देता है। इसी वक्त बीच पर फंसे हुए टॉमी, गिब्सन और एलेक्स की नजर अचानक स्कॉटलैंड के कुछ सोल्जर्स पर पड़ती है जो एक बोट की तरफ जा रहे होते हैं। तीनों भी उनके पीछे चल देते हैं और मिलकर बोट में बैठ जाते हैं। मगर बोट को समुद्र में ढकेलना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वो किनारे की रेत में फंसी हुई होती है। सोल्जर्स को पता था कि एक दिन में 2 बार समुद्र का पानी ऊपर उठता है और जब समुद्र के पानी का लेवल बढ़ेगा तभी बोट पानी पर तैर पाएगी। बस इसी वक्त का इंतजार करके वो इस खौफनाक बीच से निकलने की प्लानिंग करते हैं। तभी बोट का कैप्टन अंदर आता है, जो खुद भी डर और बेचैनी में डूबा होता है। वो सब सोल्जर्स को बताता है कि इस जगह पर जर्मन फोर्सेस का पूरा कब्जा है और वो आसपास ही मौजूद होंगे। कैप्टन की बात खत्म ही होती है कि एकदम से जर्मन आर्मी बोट पर फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें एक सोल्जर को गोली लग जाती है। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इस बोट में ब्रिटिश सोल्जर्स छुपे बैठे हैं। वो तो बस टारगेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद सब जर्मन आर्मी वाले वापस लौट जाते हैं। रात होते ही समुद्र का पानी का लेवल बढ़ने लगता है, लेकिन अब उन गोलियों की वजह से बने होल्स से पानी तेजी से बोट के अंदर भरने लगता है। ये देखकर सभी सोल्जर्स थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर पानी इसी रफ्तार से आता रहा तो बोट कभी भी डूब सकती है और इन सब का दी एंड हो जाएगा। इसलिए सब लोग बोट को बचाने के तरीके सोचने लगते हैं। हर सोल्जर कोई न कोई आइडिया दे रहा होता है, बस गिब्सन अब भी बिल्कुल खामोश रहता है। जब से वो टॉमी से मिला था उसने एक भी लफ्ज नहीं बोला था, जिससे टॉमी को शक होने लगता है कि कहीं गिब्सन जर्मन जासूस तो नहीं। टॉमी जब उससे सीधा सवाल करता है तो गिब्सन चुपचाप कह देता है कि वो जर्मन नहीं बल्कि एक फ्रेंच सोल्जर है। कहानी की शुरुआत में जो गिब्सन जिस सोल्जर को दफना रहा था वो असल में एक ब्रिटिश सोल्जर था और गिब्सन ने उसकी यूनिफॉर्म इसलिए पहनी थी क्योंकि सबसे पहले ब्रिटिश सोल्जर्स को ही रेस्क्यू किया जा रहा था। अपने घर पहुंचने के लिए उसने ये झूठ वाला भेस बनाया था। गिब्सन की बात सुनकर सब सोल्जर्स शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि चाहे फ्रेंच हो या ब्रिटिश, हर कोई बस जिंदा घर लौटना चाहता है। इसी दौरान बोट पूरी तरह समंदर के पानी से भर जाती है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स एक एक करके उसमें से कूदकर अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ तैरने लगते हैं। लेकिन गिब्सन बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि उसका पैर जंजीर में बुरी तरह फंस गया था। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन फिर भी छूट नहीं पाता और आखिर बोट के साथ साथ गिब्सन भी डूब जाता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उधर हमें टॉमी और एलेक्स दिखाई देते हैं, जो थोड़ी दूर एक बड़ी शिप को देखकर उस तक तैरने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि अपनी जिंदगी बचा सके। लेकिन इसी वक्त आसमान में 3 ब्रिटिश फाइटर प्लेन्स नजर आते हैं, जो जर्मनी के उन जेट्स का हिसाब बराबर करने आए थे जिन्होंने हॉस्पिटल शिप को उड़ा दिया था, जिसमें कई सारे मासूम सोल्जर्स मारे गए थे। इसीलिए अब ब्रिटिश फाइटर्स बदला लेने के इरादे से आए थे। ये प्लेन्स आसमान में चक्कर लगाते हुए जर्मन जेट्स को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद उन्हें ढूंढ भी लेते हैं। फिर तीनों प्लेन्स उन पर स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं, मगर अचानक इनके लीडर का प्लेन टकराकर नीचे गिर जाता है और क्रैश हो जाता है। अब आसमान में सिर्फ 2 फाइटर्स बचते हैं। इनमें से एक प्लेन के पायलट का नाम फेरियर होता है, जो बहुत ही बेहद दिलेर और होशियार पायलट था। वो जर्मन जेट्स का पीछा करते हुए उन्हें गिराने की पूरी कोशिश करता है। तभी फेरियर को महसूस होता है कि उसके प्लेन का फ्यूल गेज का मीटर टूट चुका है। ये जानकर फेरियर थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि मीटर के बिना ये पता लगाना मुश्किल था कि फ्यूल कितना बाकी है। फिर भी फेरियर बहुत संभल कर प्लेन उड़ाता है और जर्मन फाइटर से मुकाबला करता रहता है। कुछ ही देर में वो एक जर्मन प्लेन को गिराने में कामयाब हो जाता है। पर तभी फेरियर के दूसरे साथी का प्लेन क्रैश हो जाता है, जो समंदर में बिल्कुल उसी जगह जा गिरता है जहां डॉसन की बोट खड़ी थी। डॉसन की नजर जैसे ही उस प्लेन पर पड़ती है, वो फौरन अपनी बोट उसकी तरफ मोड़ देता है और देखते ही देखते प्लेन में फंसे हुए उस पायलट को बाहर निकालने की कोशिश करता हुआ पा लेता है, जबकि प्लेन के अंदर तेजी से पानी भर रहा था। ये देखकर डॉसन और पीटर उस पायलट की मदद करते हैं और उसे खींचकर अपनी बोट में बिठा लेते हैं। फिर वापस डंक बीच की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर जर्मन प्लेन्स लगातार इन शिप्स पर बरसात की तरह बॉम्ब्स गिरा रहे थे ताकि कोई भी सोल्जर जिंदा ना बचे। लेकिन फेरियर का फाइटर प्लेन अब भी आसमान में घूमा फिर रहा था और इन बॉम्बर्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। वहीं टॉमी और एलेक्स एक बड़ी शिप की तरफ तैरकर बढ़ ही रहे थे कि तभी जर्मन बॉम्बर्स उस शिप पर भी हमला कर देते हैं, जिस वजह से शिप का ऑयल समुद्र में फैलना शुरू हो जाता है
और जैसे ही फेरियर एक जर्मन बॉम्बर को टारगेट पर लेता है वो सीधा पानी में जाकर टकराता है और क्रैश हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा समुद्र आग की लकीर बन जाता है क्योंकि पानी में शिप का ऑयल लीक हो चुका था। कई सारे सोल्जर्स पानी में ही फंस जाते हैं। उन्हें बचाने के लिए डॉसन तुरंत अपनी बोट लेकर उस जगह जा पहुंचता है और जितने ज्यादा हो सके उतने सोल्जर्स को अपने साथ चढ़ा लेता है, जिनमें टॉमी और एलेक्स भी शामिल होते हैं। इसके बाद डॉसन सभी को लेकर इंग्लैंड की तरफ लौटने लगता है। साथ ही इंग्लैंड के दूसरे लोग भी डॉसन की तरह अपनी छोटी बोट्स लेकर डंक बीच तक पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर सारे सोल्जर्स की आंखों में उम्मीद चमक उठती है क्योंकि अब वो वापस घर जाने वाले थे। फिर कई ट्रक्स को जोड़कर एक पुल बनाया जाता है जिसके रास्ते सभी सोल्जर्स बोट्स तक पहुंच जाते हैं। फेरियर अब भी जर्मन फाइटर जेट से टकरा रहा था और वो एक एक करके उन सभी प्लेन्स को गिरा देता है। इसके चलते डॉसन और दूसरी रेस्क्यू बोट्स इन जर्मन बॉम्बर्स के हमले से बच जाती हैं और हजारों जानें बच जाती हैं। फिर हम देखते हैं पीटर को, जो जॉर्ज के पास जाकर समझ जाता है कि जॉर्ज अब जिंदा नहीं रहा। तभी वहाँ वही सोल्जर आ जाता है जिसका जॉर्ज से टकराव हुआ था। वो घबराकर पीटर से पूछता है कि जॉर्ज कैसा है, लेकिन पीटर उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि डॉसन ने उसे रोका था। डॉसन का मानना था कि वो सोल्जर इस घटना को अपनी गलती ना समझे और जिंदगी भर गिल्ट में ना जिए, जो कि एक सोल्जर के लिए बुरी चीज होती है। और उसका ये भी मानना था कि ये एक दुर्घटना थी, कोई जानबूझकर की गई गलती नहीं। इधर फेरियर का प्लेन बिल्कुल फ्यूल लेस हो जाता है, लेकिन वो मुश्किल से अपने एयरक्राफ्ट को एक बीच पर लैंड कर देता है। पर वो अनफॉर्चुनेटली पूरा इलाका जर्मन्स के कब्जे में था, जो तुरंत फेरियर को पकड़ लेते हैं और उसको बंदी बना लेते हैं। इसी दौरान करीबन 3 लाख ब्रिटिश और फ्रेंच सोल्जर्स को डनकर्क बीच से निकाल लिया जाता है, लेकिन काफी फ्रेंच सोल्जर्स अब भी वहाँ अटके होते हैं। उन्हें बचाने के लिए कमांडर बोल्टन वहीं रुकने का फैसला करते हैं। कई घंटों का लंबा सफर तय करने के बाद डॉसन अपनी बोट लेकर आखिरकार इंग्लैंड पहुंच जाता है, जिसके बाद सभी सोल्जर्स एक ट्रेन में बैठकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। और जैसे ही वो अपने शहर पहुंचते हैं, स्टेशन पर जमा भीड़ उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है। लोग जानते थे कि ये सोल्जर्स जर्मनी आर्मी से जंग हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हिम्मत और हौसले से सबके दिल जीत लिए थे। यही टॉमी एक न्यूज़पेपर उठाता है जिसमें चर्चिल का बयान लिखा होता है। उन्होंने कहा था कि शुरू में सिर्फ 45,000 सोल्जर्स को बचाने की उम्मीद थी, लेकिन 3,35,000 सैनिक सलामत वापस आ गए। यानी पूरा ऑपरेशन उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रहा। इसके बाद हमें पीटर दिखाई देता है, जो मीडिया के सामने जॉर्ज की कहानी सबको सुना रहा होता है, जिसके बाद जॉर्ज की कहानी और उसकी फोटो अखबार में छपती है और इस तरह जॉर्ज का सपना भी पूरा हो जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल मिस्टर फिल्मोवा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।